Welcome back everyone. Chapter number 6. This chapter is related to inventories. Inventories क्या होते हैं? अच्छा, बेसिकली जब कभी आप अकाउंटिंग की बात करेंगे तो बीइंग एन अकाउंटेंट बिजनेस उन तमाम आइटम्स को इन्वेंट्री का नाम देगा जो उसने नॉर्मली रीसेल के लिए रखे हुए हैं, या कुछ आपके कंज्यूमेबल्स जो डेली बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे कंज्यूम हो रहे हैं, उनको हम क्या नाम दे रहे होते हैं? इन्वेंट्री आइटम्स. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंट्रीज. अच्छा, इन्वेंट्रीज हमने पहले ही बात कर लिया. बिजनेस की इंटेंट है उस आइटम को डे टू डे बिजनेस में रीसेल करने का, या नॉर्मली हम कहते हैं कंज्यूम करने का. और कंजम्पशन भी कहां होना चाहिए? आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए. बट अगेन ये डे टू डे कंजम्पशन कहलाएगा. इज इट क्लियर? अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं हम इन्वेंट्री की पॉपुलेशन का, कि इन्वेंट्री को कैसे हम अकाउंट फॉर करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद समथिंग जिसको हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नाम दिया था. अब अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इफ यू रिमेंबर ओपनिंग इन्वेंट्री हमने बात की थी, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. अभी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बनी है ना, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या करेगा आप लोगों का? ये क्लोजिंग इन्वेंट्री अगले साल का ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगा. अब थोड़ी सी अकाउंटिंग एंट्री समझ लेना. आई थिंक हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किया था, और उसमें हमने जूडी एक एग्जांपल लिया था. अगर आप लोगों को रिकॉल करना है तो जस्ट गो बैक टू द लेक्चर नंबर एंड वेरीफाई कि वहां जूडी का जो हमने एग्जांपल किया था जिसमें हमने कंप्लीट अकाउंटिंग देखा था. लेकिन वहां जूडी की जब हम बात कर रहे थे तो उसने बिजनेस नया स्टार्ट किया था उसी डेट के ऊपर, उसी मंथ के अंदर, तो उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं थी. लेकिन अगर कंटिन्यूटी में बिजनेस चल रहा है तो एक अकाउंटिंग साइकिल जब एंड होता है तो अगला अकाउंटिंग साइकिल उससे साथ ही स्टार्ट भी हो जाता है. तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रीवियस अकाउंटिंग साइकिल की थी वो करंट अकाउंटिंग साइकिल का ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगा. और आपको याद होगा क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने वहां कहां रिपोर्ट की थी? बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में. तो जब आप इस बैलेंस शीट से अगले अकाउंटिंग साइकिल में मूव करेंगे तो डाटा बैलेंस शीट से कहां जाना चाहिए? आपके वापस लेजर अकाउंट्स में, टी अकाउंट्स में. उसके लिए एक डबल एंट्री तो होनी चाहिए ना. हमने ऑलरेडी बात किया था कि जब कभी डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव कर रहा है तो बैक एंड पे एक डबल एंट्री हो रही है. इसीलिए जब आप कोई भी टी अकाउंट बनाते हैं तो आप कहते हैं ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन. शायद हमने कैरी डाउन का एग्जांपल वहां डिस्कस भी किया था. ब्रॉट डाउन क्या है? ब्रॉट डाउन का मतलब यह है ओपनिंग बैलेंसेस. अब बैलेंस शीट में अगर इन्वेंट्री डेबिट पड़ी हुई थी, एसेट्स, करंट एसेट्स, तो अगर एसेट्स बड़े पड़े हैं तो वो डेबिट होंगे. तो बैलेंस शीट में उसका बैलेंस क्या आ रहा था? डेबिट. अगेन जब आप इसको मूव करेंगे वापस लेजर अकाउंट में तो आपको एक डबल एंट्री पास करनी पड़ेगी. वो डबल एंट्री क्या होगी? डेबिट इन्वेंट्री लेजर अकाउंट, क्रेडिट इन्वेंट्री इन बैलेंस शीट. खत्म कर दिया. ये ओपनिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? आपके लेजर अकाउंट में आएगी. अब यहां एक और साथ में इश्यू आ जाता है. ड्यूरिंग द ईयर कंपनी जितनी इन्वेंट्री परचेज करेगी, इन्वेंट्री आई एम नेमिंग इट, इन्वेंट्री परचेज करेगा, उसको वो नाम देगा परचेजेस. ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड नहीं करेगा. ओपनिंग इन्वेंट्री के अकाउंट का जो बैलेंस है वो एज इट इज रहेगा अंटिल द अकाउंटिंग साइकिल एंड्स. और जैसे ही एंड होगा यही ओपनिंग इन्वेंट्री कहां चली जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. आपको आई होप आइडिया थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा. जितने परचेजेस किए उसके लिए आप नया एक टी अकाउंट क्रिएट करेंगे परचेजेस का. अब यहां अच्छी तरीके से समझ लेना कि क्या कोई भी अकाउंट मैं इनकम स्टेटमेंट से वापस मूव करता हूं लेजर अकाउंट में? नहीं. इफ यू रिकॉल जूडी एग्जांपल अगेन, तो हमने वहां पर
जो इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट गिव्स अस ग्रॉस प्रॉफिट, देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसमें हमने रेंट और शायद एक आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस था जो माइनस किया था, दैट गिव्स अस नेट प्रॉफिट। यही नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाके ऐड हो गया था। तो आपके इनकम या एक्सपेंस अकाउंट का ना ही कभी ओपनिंग बनेगा ना ही कभी क्लोजिंग होगा। वो अकाउंट फॉर एन अकाउंटिंग साइकिल बनता है और बेचारा क्लोज हो जाता है। अगले अकाउंटिंग साइकिल के लिए आपको नया अकाउंट बनाना पड़ता है। एसेट्स और लायबिलिटीज का हमेशा पिछले पीरियड अकाउंटिंग साइकिल से जो भी आपका अकाउंट होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा, उसको ओपनिंग बैलेंसेस आएगा, उसकी कंटिन्यूटी आपको नजर आएगी। इनकम एक्सपेंसेस की कंटिन्यूटी नजर नहीं आएगी। अकाउंटिंग साइकिल के पहले दिन, फर्स्ट डे, फर्स्ट आवर और फर्स्ट मिनट, नो इनकम नो एक्सपेंसेस, लेकिन एसेट्स लायबिलिटीज होंगे। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट का कभी भी ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं होगा। हाँ, अगर आपके जहन में यार है मेरा प्रीपेड रेंट है, तो प्रीपेड रेंट एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। जब होगा जब एक्सपेंस देखी जाएगी, और जब वो एक्सपेंस बन गया ना तो फिर उसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं हो सकता। एक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी है, एक्सपेंस थोड़ा ही है। जब एक्सपेंस था उसको आपने एक्सपेंस आउट करके खत्म कर दिया, दैट्स इट, फर्दर तो कोई चीज नहीं है। सो यहां समझने की बात यह है कि जब आप इन्वेंट्री की बात करेंगे तो इन्वेंट्री एक एसेट है, परचेजेस नॉर्मली हम कहते हैं एक्सपेंस है। और यह भी याद रखिएगा, आपका इन्वेंट्री के ऊपर जितना एक्सपेंडिचर होता है हम उसको नाम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का देंगे, कैपिटल नहीं। कोई ऐसी इन्वेंट्री मुझे नाम दे दें जिसके साथ बिजनेस की इंटेंशन है कि मैं इसको 2 साल बाद बेचूंगा, फिर वो इन्वेंट्री रहेगी नहीं, फिर वो कुछ और बन जाएगा। इन्वेंट्री का सिंपल मतलब अकाउंटिंग के अंदर ये है कि आप किसी आइटम को नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने की इंटेंट से लेकर आए या डे टू डे कंजम्पशन के लिए लेकर आए। डे टू डे कंजम्पशन, अगर कोई एसेट या आइटम ऑफ इन्वेंट्री ले लिया आपने, इंटेंट नियत ये था कि मैंने इसको क्विकली सेल आउट कर देना है और मुझे कस्टमर मिल नहीं रहा, 2 साल पड़ा रहा, तब भी इन्वेंट्री क्या रहेगा, जब तक आपकी इंटेंट यही है। क्योंकि मौत का और कस्टमर का कोई पता नहीं है, कभी भी कस्टमर आ सकता है, कभी भी मौत आ सकती है। और ना आए तो 10 साल ना आए, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। देयर इज समथिंग जो कस्टमर रिलेटेड थिंग है। सो इन्वेंट्री पड़े रहने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये नॉन करंट हो गया। हम जब इंटेंट की बात करते हैं, नियत की बात करते हैं, तो नियत हमेशा फ्यूचर से होती है, पास्ट से रिलेटेड कभी नहीं हो सकती। मैं ऐसा करूंगा फ्यूचर में और उससे पहले कहीं और निकल गए तो कहां करेंगे, यू कांट डू। मैं फ्यूचर में जाकर LLB करूंगा, लॉ, बट ACCA करके अच्छी जॉब मिल गई, नो नीड फॉर डूइंग लॉ, बदली गई सिचुएशन। बचपन में डॉक्टर बनना था, स्कोर नहीं आए, इंटेंट तो यही था ना, बट इंटेंट पूरा तो नहीं हुआ। तो इंटेंट हमेशा पूरा होता भी नहीं है, यू नीड टू थिंक अबाउट इट। बट अगेन नियत तो फिर भी आप रखना नहीं छोड़ते, आप एक्सपेक्टेशन बनाना तो नहीं छोड़ते, वो तो आप साथ साथ रखते हैं, उसको तो चेंज नहीं कर रहे। सो ये बेसिक कुछ चीजें थी इन्वेंट्री से रिलेटेड जो आपको अकाउंट फॉर करनी है। और आई थिंक मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की ऑलरेडी बात कर चुका हूं। यहां पर मैंने आपको एक आइडिया दे दी था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी चार्ज करेंगे वो आपकी या तो क्लोजिंग इन्वेंट्री और उस बाकी आइटम को एडजस्ट कर रहा होगा। तो ये आपका कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डाटा हमने यहां लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? तो ये बेसिक एक आइडिया है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चार्ज करेंगे तो व्हाट वुड बी द डबल एंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, क्योंकि है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सारा प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज किया। हाँ, इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से कुछ एक्सपेंडिचर से मैं फायदा इस अकाउंटिंग साइकिल में नहीं उठा सका, यानी कुछ इन्वेंट्री आइटम में इस अकाउंटिंग साइकिल में नहीं सेल कर सका, जो अगले अकाउंटिंग साइकिल में जाके सेल करूंगा, तो फिर उसको क्या नाम दे दिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उतनी वैल्यू से कम करके बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दिया। जैसे प्रीपेड रेंट है,
आपने 2 सालों का रेंट दे दिया, 1 साल के रेंट से फायदा उठाया है तो 1 साल का रेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज हो, क्योंकि अब वो एक्सपेंस बन गया है। जो एक और साल का एडवांस में दिया है वो अभी एक्सपेंस नहीं बना, वो अभी एडवांस है, एसेट है, तो बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगा। रूल्स तो सेम है, गाइडलाइंस तो सेम है, आपको अकाउंटिंग समझनी है। अकाउंटिंग एक थीम के ऊपर काम कर रहा है। लेट्स सी हम इन्वेंट्री की फर्दर अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि इन्वेंट्री आइटम्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट थिंग, गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पसेस, ये तो एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट, आपने कुछ कंज्यूमेबल्स परचेज कर लिए, लाइक आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एक मशीनरी है जिसको ग्रीजिंग और ऑयलिंग की जरूरत है, लुब्रिकेशन की जरूरत है, उसके लिए जो आपने लुब्रिकेंट्स मंगवाए हुए हैं वो डे टू डे कंज्यूम हो रहे हैं। इन्वेंट्री आपने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में फिनिश गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल मंगवाया है, अभी ये रॉ मटेरियल स्टोर में पड़ा है, प्रोडक्शन प्रोसेस में भी नहीं गया, इन्वेंट्री। आपने कुछ रॉ मटेरियल इशू करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अकाउंटिंग साइकिल के एंड पे उस पे अभी कुछ प्रोसेस कर रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोग्रेस से इन्वेंट्री फिनिश गुड्स फॉर्म में आ चुकी है लेकिन अभी सेल नहीं हुई, इन्वेंट्री। सीक्वेंस समझ में आ रहा है इन्वेंट्री का? इन्वेंट्री है, IS2 इसको स्टैंडर्ड है जो रिलेट कर रहा होगा, बट ये आइटम्स और इस तरह के जितने आइटम्स हैं वो IS2 इन्वेंट्रीज में फॉल करेंगे। अब इन्वेंट्रीज होता क्या है, बेसिक मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बेसिक इंटेंट क्या है। तो अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने दिया हुआ है, जो शायद इससे पहले आपने शायद FA2 में डिस्कस किया होगा, बट वो स्टैंडर्ड आपके पास IS2 इन्वेंट्रीज है जो गाइडलाइंस देता है कि आप किसी भी इन्वेंट्री आइटम को अकाउंटिंग कैसे असाइन करेंगे, उस पर अकाउंटिंग परफॉर्म कैसे करेंगे। अब सबसे पहले तो ये आपको याद होगा हमने कहीं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किया था और उसमें हमने कुछ एसेट्स की डेफिनेशन भी डिस्कस की थी। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, एसेट इज एन इकोनॉमिक प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय बिजनेस एंटिटी, कंट्रोल्ड हमने बहुत फोकस किया था। इकोनॉमिक रियलिटी, सबसिस्ट ओवर फॉर्म अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। यहां भी अगर आप रिकग्निशन क्राइटेरिया की बात करेंगे कि आप किसी भी आइटम ऑफ इन्वेंट्री को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं रिकॉर्ड कर सकते, उसके लिए 2 बेसिक क्राइटेरियाज हैं। नंबर 1, वो एसेट की डेफिनेशन को मीट कर रहा हो। अब एसेट की डेफिनेशन मीट कर ली, क्या इतना काफी है? नो। उसकी कॉस्ट कितनी है, क्या रिलायबल कॉस्ट एस्टीमेट है कि उस इन्वेंट्री के ऊपर खर्चा कितना लगा, तो फिर आप उसको इन्वेंट्री कह सकते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। क्या कभी किसी ने किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर देखा कि मेरे पास 4 इन्वेंट्री आइटम पड़े हैं? नहीं, वो स्टोर मैनेजर का काम है, वो देखेगा। स्टोर मैनेजर का काम है इन्वेंट्री का नंबर काउंट करके अपने पास लेजर में मेंटेन करना या रजिस्टर में मेंटेन करना। मेरा काम बीइंग एन अकाउंटेंट क्या है, मुझे यह पता हो कि बिजनेस में इनफ्लोज और आउटफ्लोज क्या है, इन्वेंट्री की एक्चुअल वर्थ कितनी पड़ी हुई है। आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री तो बाद की बात है, वो बाद में देखूंगा। एज ऑफ नाउ मैं क्या देख रहा हूं, मेरे अकाउंट्स के अंदर इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है और मैं हमेशा वैल्यू के साथ ही कोई आइटम रिकॉर्ड करूंगा, उसके अलावा मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। वैल्यू, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी आइटम बगैर वैल्यू के रिकॉर्ड नहीं हो सकता, और अगर उस कॉस्ट का रिलायबल एस्टीमेट जिसपे मैं रिलाय कर सकता हूं, एक अच्छा अंदाजा, एग्जैक्ट नहीं बात कर रहा हूं, अच्छा अंदाजा, तो फिर रिकॉर्ड करें। हां, इस कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज ऐड हो सकती हैं वो फिर IS2 बताता है। IS2 मेंशन करता है कोई भी कॉस्ट जो इनकर कर रहे हैं इन ब्रिंगिंग द एसेट टू सेलेबल कंडीशन एंड लोकेशन। जब वो सेलेबल लोकेशन में पहुंच गया ना, तो फिर फर्दर कॉस्ट उसमें ऐड नहीं होगी। अब ये याद रख लेना, फर्दर कॉस्ट या सेलेबल कंडीशन का मतलब क्या है। मैं एक एग्जांपल यहां कुछ मेंशन किया हुआ है, परचेज प्राइस, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब है F2 में जो आप लोग डिस्कस करेंगे या कर लिया होगा, कन्वर्जन कॉस्ट मटेरियल की कॉस्ट को
फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, या रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट कहलाती है वो कन्वर्जन कॉस्ट है. दैट इंक्लूड्स योर लेबर कॉस्ट, दैट इंक्लूड्स योर फैक्ट्री ओवरहेड्स और एनी अदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट. वही थी ना कन्वर्जन. रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट, तो उस पर मशीन काम करेगी या लेबर काम करेगा, तो कन्वर्जन कॉस्ट. देन इररिकवरेबल टैक्सेस. अभी आई थिंक हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था टैक्सेस, इफ यू रिकॉल. टैक्स ना मेरी इनकम है ना मेरा एक्सपेंस है. कौन सा टैक्स? सेल्स टैक्स. और यहां भी क्या बात करें? ऐसे टैक्सेस जो रिकवरेबल नहीं है. सेल्स टैक्स तो रिकवरेबल था ना, हम तो एचएमआरसी से क्लेम कर रहे थे. ऐसा टैक्स जो टैक्स अथॉरिटीज आपको क्लेम करने की इजाजत नहीं देते. कहते हैं भाई आपका एक्सपेंस है. अगर वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है तो फिर इन्वेंट्री की वैल्यू में ऐड करें. इसी के साथ कस्टम ड्यूटीज हो गए, इसी के साथ ट्रेड डिस्काउंट्स हो गए, ट्रेड डिस्काउंट्स माइनस होंगे. इसी के साथ डिलीवरी कॉस्ट हो गया, रॉ मटेरियल का डिलीवरी कॉस्ट आपके बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री को लेकर आने का. डिलीवरी कॉस्ट नॉट ऑफ द फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स बेचने की कॉस्ट नहीं है. फिनिश गुड्स जब ही बेच सकता है जब वो सेलेबल कंडीशन और लोकेशन में आ गया. तो हमने तो पहले ही बात की है, जब वो सेलेबल कंडीशन और लोकेशन में आ गया तो फर्दर उस पे कभी भी क्या नहीं होगा, और कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी. इसी के साथ कोई और आपकी एनी अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, या रॉ मटेरियल स्टोरेज कॉस्ट. और ये याद रखिएगा, रॉ मटेरियल स्टोरेज कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जो मैंडेटरी है स्टोर करने के लिए. यानी मैं कोई रॉ मटेरियल मंगवाता हूं और उस रॉ मटेरियल को मैं अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में जब तक नहीं लेके जा सकता जब तक एक सर्टेन टेम्परेचर अटेन नहीं कर लेता. इज इट क्लियर? तो फिर मुझे उसको कोल्ड स्टोरेज हाउस में रखना पड़ता है फॉर 4 आवर्स और 5 आवर्स. तो ये जो 4 और 5 आवर्स और अ डे और सो, सपोज ये जो अ डे और 2 डेज की कॉस्ट है उस कोल्ड हाउस में रखने की, यही सिर्फ इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में ऐड होगी. मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस किसी वजह से रुक गया, लेबर स्ट्राइक पे चली गई, और मैंने कोल्ड स्टोरेज रूम में इस इन्वेंट्री को 2 दिन की जगह 4 दिन रख लिया, 4 डेज. तो 2 डेज की कॉस्ट तो कैपिटलाइज होगी, रेस्ट 2 डेज की कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं था ना, उस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड नहीं था. बात समझ आनी? स्टोरेज कॉस्ट भी अननेसेसरी कॉस्ट अगर है तो कैपिटलाइज नहीं होगी. अब ये जो इन्वेंट्री की आपने पूरी वैल्यूएशन की, इस वैल्यूएशन से आपको इन्वेंट्री की कॉस्ट मिलेगी. खर्चा कितना लगा इन्वेंट्री को बनाने के ऊपर, इसी कॉस्ट की बेसिस के ऊपर आप इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर लेंगे. और ये डेटा हमें कहां से मिल रहा होगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से. वो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, या बैच कॉस्टिंग आपने पढ़ा होगा, या जॉब कॉस्टिंग पढ़ा होगा, उसी से डेटा डिराइव होके मेरे पास फाइनेंशियल अकाउंट्स में आएगा और मैं इन्वेंट्री को उस पर वैल्यू करूंगा. ये हमने बहुत इनिशियल क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया था, राइट? अच्छा, इनिशियल मेजरमेंट अगर आपने इन्वेंट्री कर ली है तो इन्वेंट्री को अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पड़ी हुई है तो कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर होंगे जिन पे आप या जो इन्वेंट्री की वैल्यू में ऐड नहीं कर सकते. आप लोगों ने वर्क इन प्रोसेस में पढ़ा होगा एबनॉर्मल लॉसेस, और अगर F2 थोड़ा सा रिकॉल करें तो एबनॉर्मल लॉसेस को वहां भी लिखा हुआ था डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करेंगे, इन्वेंट्री की वैल्यू में ऐड नहीं कर सकते. तो आपको एक कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग सिस्टम्स में या डिफरेंट अकाउंटिंग स्ट्रीम्स में नजर आएगा. मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी उसको मना करता है. अगर वो मना ना करता तो अकाउंटिंग में कंफ्लिक्ट आ जाता, फिर तो मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ हमेशा झगड़ ही रहा होता, लड़ाई कर रहा होता. एक कंसिस्टेंसी नजर आएगी आपको अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर. आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी ये कहता है कि वर्क इन प्रोसेस में अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया तो वो इन्वेंट्री को चार्ज नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता. एक्सपेंस आउट करें ग्रॉस प्रॉफिट के बाद. इसी तरीके से स्टोरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है, या ऐसी स्टोरेज कॉस्ट जो अननेसेसरी, अभी थोड़ी देर पहले बात की उसी पिछली स्लाइड के अंदर, नहीं हो सकती. आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, आपके सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि ये सारे इनकर होंगे फिनिश गुड्स के ऊपर. तो फिनिश गुड्स की बेसिस के ऊपर अगर आप उसको सेल करने जा रहे हैं तो वो ऑलरेडी सेलेबल कंडीशन और लोकेशन में आ चुका है. लोकेशन का क्या मतलब है? आपका फिनिश गुड स्टोर.
इसका यह मतलब नहीं है कि मार्केट में लेके जाएं, इसका मतलब है वो लोकेशन जहां से अब ये सेल होना चाहिए, दैट इज योर फिनिश गुड स्टोर। तो जैसे ही क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स आपके फिनिश गुड स्टोर में पहुंच गए ना, अब फर्दर कोई भी कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती। नीदर द स्टोर मैनेजर सैलरी नॉर द स्टोरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, नॉट द सिक्योरिटी गार्ड कॉस्ट, नॉट एनी अदर कॉस्ट। तो बाकी तो बहुत दूर की बात रहेगी कि सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, ब्ला ब्ला, ये मार्केटिंग कभी नहीं कैपिटलाइज हो सकते। उनको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर एक्सपेंस आउट करें, इन्वेंट्री की वैल्यू में ऐड नहीं होंगे। ये तो कुछ बात की हमने इनिशियल मेजरमेंट की, कुछ बात कर लेते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की। कि इन्वेंट्री बना ली, इन्वेंट्री बना के मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी कर ली। किस पे रिकॉर्ड की थी? कॉस्ट पे। IAS2 रिकमेंड करता है सब्सिक्वेंटली इन्वेंट्री को आप इन दोनों वैल्यूज में से लोअर पे रिकॉर्ड करेंगे, जो इन दोनों में से कम है, थोड़ी है। अब जरा आपको थोड़ा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाना पड़ेगा। आप इन्वेंट्री को ओवर या आइटम्स ऑफ एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं कर सकते। आपने इन्वेंट्री बनाई थी $20 की। NRV क्या है? अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। NRV क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसको आप इन शॉर्ट NRV भी कहते हैं, ये कैलकुलेट होती है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। इन्वेंट्री बिक कितने में रही है और उसको बेचने का खर्चा कितना है? एसेट है क्या? कोई भी ऐसा प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स जिससे फ्यूचर में फायदा हो सके। आपने इन्वेंट्री कहा $20 की बनी है, मार्केट में ये बिक रही है $22 की, लेकिन आपको $4 का खर्चा करना पड़ेगा। आपके पास NRV क्या हो गई? $18। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसे को कितने पे रिकॉर्ड किया हुआ है? 20 के ऊपर। क्या इससे इतना फायदा हो सकता है? नहीं, आपको तो सिर्फ अब 18 का फायदा है, तो आप इन्वेंट्री को 18 पर ही रिकॉर्ड करेंगे, 20 पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। गॉट एन आइडिया? नहीं, रिकॉर्ड नहीं हो सकता ना, एसेट की वैल्यू कम हो गई। अगर आप इसको कम वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इंपैक्ट क्या आएगा? आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के साथ जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट चीज के कह रहा है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क चीज के कह रहा है, आप एसेट को ओवरस्टेट नहीं कर सकते। जितना उससे फायदा होना है उतने पे रिकॉर्ड करें। आपने तो फायदे पे ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है। और याद होगा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमने बात की थी, ये आपकी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग है, इसी की बेस में सारी अकाउंटिंग चल रही है। अगर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ना होता तो मैं कभी भी स्टार्ट में नहीं पढ़ाता। मैं जब कभी अकाउंटिंग स्टार्ट करता हूं या किसी को अकाउंटिंग बताने लगता हूं तो मैं पहले कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को रेफर करता हूं। आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही वही है, उसी की बेस पे अकाउंटिंग चल रही है। तो ये तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हो गया इन्वेंट्री का। अब जाहिर है इन्वेंट्री के आइटम्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत ज्यादा नंबर के होते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसा तो नहीं है ये पेन मैंने अगर सेल के लिए रखा हुआ है तो मैं सिर्फ एक ही रखूंगा, ठीक है, ये बिक गया तो नया लेकर आऊंगा, नहीं। इट इज पॉसिबल कभी ये 100 हो, कभी 200 हो, कभी 500 हो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट या मेरे स्टोर में, कभी 1000 हो, कभी 10 भी रह सकते हैं। डिमांड बहुत ज्यादा हो गई अचानक से और सारा आइटम बिक गया, सारी इन्वेंट्री सेल हो गई। तो इन आइटम्स को मैं वैल्यू के और सेकेंडली मैं जो इन्वेंट्री बिक जाएगी उसको फिर रिप्लेनिश भी करूंगा, वापस स्टोर में लेकर भी आऊंगा और इन्वेंट्री लेकर आऊंगा। ज़ाहिर है मेरा तो बिजनेस चल रहा है। अब ऐसा तो नहीं है मैंने एक दफा खरीदा, बेच दिया, अब उसके बाद इन्वेंट्री खरीदनी नहीं है। मुझे खरीदनी है, बार बार खरीदनी है और अपने स्टोर में लेकर आनी है। अब यहां एक और प्रॉब्लम आ जाता है कि मैं इन्वेंट्री पहले स्टॉक लेकर आया था 2 महीने पहले, ये 200 का एक मार्कर, अब ये मिल रहा है 280 का। मेरे पास पुराने कुछ मार्कर पड़े थे। मैं कहता हूं मैंने 1 जनवरी 20X1 को 10 मार्कर्स परचेज किए थे और कितने के परचेज किए थे? $10 ईच। क्लियर है?
इनमें से मैंने तकरीबन ये कह ले मैंने इनमें से 7 मार्कर सेल कर दिए, सोल्ड। पीछे रिमेनिंग मार्कर कितने रह गए? 3 मार्कर्स। अब ये 3 मार्कर्स रह गए हैं मेरे पास, 3 बोर्ड मार्कर्स रह गए हैं। मैंने अब, क्योंकि मुझे पता है डिमांड आगे बढ़ने वाली है और मेरे पास इन्वेंट्री स्टॉक नहीं हुआ, जो आप शायद कहीं F2 में पढ़ा होगा या पढ़ चुके होंगे, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल्स, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल्स, एवरेज इन्वेंट्री लेवल्स। मुझे नहीं पता आपने उनका मकसद देखा या नहीं देखा। उनका मकसद ये होता है कि स्टॉक आउट ना हो जाऊं। स्टॉक आउट हुआ तो क्या नुकसान होगा? स्टॉक आउट हुआ तो सबसे बड़ा लॉस ये है कि मेरा कस्टमर भाग जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे समझ लें, घर में अम्मा ने कहीं चीनी, दूध, दही लेने के लिए भेजा और एक शॉप पे आप गए और वहां आपको हमेशा जो चीज लेने जाते हैं नहीं मिलती, शॉर्ट ही होती है, उसके पास कम ही होती है। मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं, आप 2 दफा जाएंगे उसके पास, 3 दफा जाएंगे, चौथी दफा अगर उसके पास होगी भी ना, आप गुजरे होंगे तो कोई आपका दोस्त यार भी होगा, यार यहां से लो, आप कहेंगे यार इसके पास होती नहीं है, आगे चला जाएंगे, टाइम जाया करने की क्या जरूरत है। एक्चुअली उस शॉपकीपर को यह नहीं पता कि उसने अपना एक कस्टमर लूज कर दिया है। दैट्स व्हाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। और इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है उसका मतलब क्या है? दैट्स द बेसिक आइडिया। इसीलिए अब मेरे पास इतना कम स्टॉक रह गया, मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ता जा रहा है तो मैं 20 मार्कर्स और परचेज करके ले आऊं। कितने? 20 मार्कर्स। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, ये मार्कर मुझे मिले $20 ईच का। बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। असल मैंने $10 पे यहां ध्यान नहीं दिया, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। अब मुझे बताएं, आपके पास मार्कर तो टोटल 23 थे, इन मार्कर्स को आप वैल्यू कौन सी असाइन करेंगे, 20 या 10? इस वैल्यूएशन के लिए IS2 3 प्रिंसिपल्स दे रहा है, 3 प्रिंसिपल्स। वन इज एक्चुअल यूनिट कॉस्ट मेथड। अच्छा, एक्चुअल यूनिट कॉस्ट मेथड हमेशा उस रूल या उस गाइडलाइन में अप्लाई होगा जहां पर आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है। मेरे पास ये ब्लू मार्कर 10 पड़े थे, आपको कस्टमर आएगा, मैंने उसको दिया, उसने वापस दिया, मैंने कहीं ड्रॉर में रख दिया था। एक और कस्टमर आया, मैंने एक और इन्वेंट्री से मार्कर निकाल के दे दिया। वो कस्टमर वापस आया, जिसने कहा जी वो आपको मैंने ब्लू मार्कर देखा था और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने ये मार्कर लेकर अपने कैश काउंटर में डाल दिया था, और मैंने इन्वेंट्री से एक और मार्कर ब्लू मंगवाया और उसको दे दिया। वो कस्टमर लेके चला जाएगा, इंटरचेंजेबल है, फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आ रही है? अगर इस तरह के आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स हैं तो फिर तो आपका ये एक्चुअल यूनिट कॉस्ट नहीं लगेगा। एक्चुअल यूनिट कॉस्ट अप्लाई होता है जब इन्वेंट्री आइटम्स यूनिक इन नेचर हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सोसाइटी की बात कर लेते हैं। एक बिल्डिंग सोसाइटी है, उस बिल्डिंग सोसाइटी में मैं प्लॉट लेने गया, उसने मुझे कहा जी मैं आपको कॉर्नर प्लॉट दे रहा हूं। अब जब मैं अपने पोजेशन लेने गया प्लॉट का, तो मुझे उस सोसाइटी के मालिक ने कहा नहीं जी वो तो कोई और लेके चला गया, आप ये साथ वाला प्लॉट ले लें। डू यू थिंक इंटरचेंजेबल है? सवाल ही पैदा नहीं होता, आउट ऑफ क्वेश्चन, कभी नहीं हो सकता। अब आप ये देख लेना, अगर आपका ये प्रॉब्लम है कि लैंड और बिल्डिंग इन्वेंट्री कैसे हो सकता है, तो बच्चे याद रखिएगा, आपकी जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं जिनका बिजनेस ही मकान बना के बेचना है, बिल्डिंग बना के बेचना है, लैंड डेवलप करके बेचना है, तो वो लैंड, प्लॉट, बिल्डिंग, हाउस, ये सब उसकी इन्वेंट्री कहलाएगा। क्योंकि उस बिल्डिंग से, उस लैंड से उसकी इंटेंट क्या है? सेल की। तो मैं उसको नॉन करंट एसेट तो नहीं कह सकता। अगर आपकी कंफ्यूजन है FA1 या FA2 से, वो क्या कहलाएगा? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या ये मकान इंटरचेंज हो सकते हैं? प्लॉट इंटरचेंज हो सकते हैं? नहीं। अगर ऐसा आइटम ऑफ इन्वेंट्री है जो इंटरचेंजेबल नहीं है ना, तो फिर आप एक्चुअल यूनिट कॉस्ट, उस प्लॉट में कितना आपका खर्चा लगा, उसकी कॉस्ट कितनी आई, वो इनिशियल मेजरमेंट वाली, तो उसी पे आप उस प्लॉट को वैल्यू करेंगे। लेकिन अगर आइटम ये मार्कर की तरह के हैं, इंटरचेंजेबल हैं,
इंटरचेंजेबल हैं तो फिर आपको अकाउंटिंग सिस्टम दो वैल्यूएशन मेथड्स और अलाउ करता है। एक तो हो गया एक्चुअल, उसको तो निकाल लीजिए एक्चुअल यूनिट कॉस्ट वाले मेथड को। एक वो कहता है आप अप्लाई कर सकते हैं IAS2 इन्वेंट्रीज, एक अप्लाई कर सकते हैं FIFO। ये वही मेथड है जो आपने F2 में डिस्कस किया होगा या FA1 और FA2 में और MA1 और MA2 में। इसी के साथ वो आपको एक और मेथड अलाउ करता है जिसको नाम देते हैं आप एवको। हाँ, एवको मेथड में हमारे पास दो रूल्स हैं, एक कहलाता है वेटेड एवरेज और दूसरा कहलाता है कंटिन्यूअस एवरेज या पीरियोडिक वेटेड एवरेज। पीरियोडिक वेटेड एवरेज कर लें, पीरियोडिक, अपॉलॉजीज आई मिस्ड, पीरियोडिक वेटेड एवरेज और कंटिन्यूअस वेटेड एवरेज। दो रूल्स हैं, करें अप्लाई, कंटिन्यूअस वेटेड एवरेज और पीरियोडिक वेटेड एवरेज। इनकी बेसिस पे आप इन्वेंट्री को क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे। यानी अगर मैं बताऊं इन 23 आइटम्स को मैं FIFO मेथड भी अप्लाई कर रहा था तो फिर मुझे ये देखना पड़ेगा पहले 3 मार्कर्स मेरे पास कितने के हैं, $10 ईच के, और उसके बाद जो बकाया मेरे पास 20 मार्कर्स आए, जो 20 मार्कर्स आए वो कितने के हैं, $20 ईच के। ये तो कहलाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, LIFO मेथड IAS2 अलाउ नहीं करता, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। LIFO मेथड आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जरूर पढ़ते होंगे, लेकिन LIFO मेथड इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय IAS2 इन्वेंट्री। जी याद रखिएगा, आपका एग्जामिनर सम टाइम IAS2 से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम यहां आ जाते हैं। ये तो हो गया जब आप FIFO मेथड अप्लाई कर रहे थे। अब अगर आप एवको मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो मैं यहां शायद कंटिन्यूअस वेटेड एवरेज दिखा सकता हूं, पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेरे पास एग्जांपल बहुत छोटी सी है। आपकी कंटिन्यूअस वेटेड एवरेज क्या है, जब भी नया आइटम परचेज करेंगे आप एवरेज उसकी कॉस्ट निकालेंगे। यानी मेरे पास 3 आइटम्स थे, मैं यहां लिख रहा हूं, मेरे पास 3 आइटम्स थे, और ये याद रखिएगा मैं अभी एवको के ऊपर बात कर रहा हूं, एवको के ऊपर मेरे पास 3 आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री थे, 3 आइटम्स, और उनकी कॉस्ट पर यूनिट क्या थी, $10, तो इनकी प्राइस क्या हो गई, $30, तीनों की मिलाकर। सेकंड, मेरे पास 20 फर्दर आइटम्स आए और 20 आइटम्स की प्राइस थी $20 पर यूनिट, तो मेरे पास टोटल प्राइस कितनी होगी, $400। इसका मतलब है मेरे पास $430 टोटल इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आ रही है और आइटम्स कितने हैं, 23। तो पर यूनिट एवरेज प्राइस क्या आएगी, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे 430 डिवाइडेड बाय 23, तो आपको एवरेज कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा, इट्स 430 डिवाइडेड बाय 23, दैट गिव्स यू एन एवरेज प्राइस ऑफ 18.7। मैं यहां राउंड कर रहा हूं, इट्स 18.69, में 18.7 कर रहा हूं, $18.7 ऑन एवरेज, जो यहां कैलकुलेट हुआ। अब जब भी आप इन्वेंट्री को सेल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सपोज आपने 4 आइटम्स बेच दिए, 4 आइटम्स बेच दिए, तो सेलिंग प्राइस तो कुछ और होगा, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 18.7 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आइटम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ये कहेगा पीरियोडिक वेटेड एवरेज। लेकिन अगर FIFO में 4 आइटम सेल कर देता, FIFO में 4 आइटम सेल करता, तो मेरे पास 3 आइटम्स की वैल्यू आती, 3 मल्टीप्लाई बाय $10, ये FIFO मेथड की बात कर रहा हूं, दैट इज $30, और एक और आइटम कितने का बिका, $20 का, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास टोटल, $50। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज होगा 4 ही आइटम्स का। यहां 4 आइटम्स की वैल्यू डिफरेंट हो गई, 18.7 मल्टीप्लाई बाय 4 आइटम्स, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, द वैल्यू इज $78.4। आपको नजर आ रहा है, यहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कुछ और आ रही है, यहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कुछ डिफरेंट आ रही है। इज इट क्लियर? सो बेसिकली आपको यह समझना है कि मेरे पास FIFO और एवको के रूल्स क्या हैं और उसकी एप्लीकेशन क्या हो रही है, और उसी की बेसिस के ऊपर क्लोजिंग इन्वेंट्री को वैल्यू कर देंगे। अब अगर मैं
एवको मेथड में, जिसको मैंने क्या नाम दिया हुआ है, एट्स कंटिन्यूस वेटेड एवरेज, तो आपके पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितने आइटम्स रह गए, कितने आइटम्स रह गए, 23 थे, 4 बेच दिए, कितने रह गए, 19, और एक आइटम को वेटेड एवरेज में किस पे वैल्यू कर रहा हूं, 18.7, 18.7. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो 18.7 मल्टीप्लाई बाय 19, क्या वैल्यू आएगी आपके पास, इट्स 355.3. ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर फाइफो के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है, फाइफो के अंदर, तो आपके पास कितने आइटम है, अगेन मेरे पास आइटम तो 19 ही पड़े हुए हैं, जाहिर है 23 थे, 4 बेच दिए, 4 सेल कर दिए, कितने रह गए, 19, लेकिन एक यूनिट की प्राइस कितनी है, $20, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी, दैट वुड बी 20 मल्टीप्लाई बाय 19 विच गिव्स मी $380, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बनेगी। तो आपके पास बेसिकली फाइफो मेथड को या एवको मेथड को अप्लाई करने से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे इंपैक्ट आएगा और क्लोजिंग इन्वेंट्री पे इंपैक्ट आएगा, यही दो आइटम्स आपके पास इंपैक्ट होंगे और इन्हीं की गाइडलाइन हमें अप्लाई करनी है। This is whole IAS2 as far as your course is concerned, F3 is concerned. आपका IAS2 इन्वेंट्रीज की एप्लीकेशन यहीं तक की है। हम एग्जाम किट से कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एन एप्लीकेशन ऑफ IAS2। नेक्स्ट क्लास तक एवरीवन टेक केयर एंड बाय। नेक्स्ट क्लास में हम मुलाकात करेंगे।